प्यारे विद्यार्थियों, आज 11वीं क्लास के हिंदी अनिवार्य पेपर की बात कर रहे हैं। आपके 50 ज़िले हैं, 50 ज़िलों में अलग-अलग पेपर होंगे, आपको ध्यान रखना है। आपके एक ज़िले का पेपर है ये, और सभी के टाइम टेबल जारी हो चुके हैं और सभी के टाइम टेबल अलग-अलग हैं। यानी कि कहीं अगर राजस्थान के किसी ज़िले में, अगर बाड़मेर में सपोज़ करिए आज हिंदी का है, तो उदयपुर में कल हिंदी का होगा, जोधपुर में परसों हिंदी का होगा। इस तरह से जो टाइम टेबल है, वो थोड़ा अलग-अलग है। यानी कि कहीं भी कोई भी पेपर पहले किया जा रहा है। कहीं पर गणित का पहले पेपर हो रहा है, हिंदी का बाद में हो रहा है, कहीं पर इंग्लिश का पहले हो रहा है, कहीं पर जो दूसरे ज़िले हैं उसमें इंग्लिश का बाद में हो रहा है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम पेपर में। तो अपने आप को तैयार कर लीजिए, जितने भी पेपर्स आपको दिए जा रहे हैं, हर एक ज़िले का मैक्सिमम पेपर आ रहा है हमारे पास में, तो सभी ज़िले में जो-जो पेपर हो गए हैं, वो भी आ रहे हैं और जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, वो भी हमारे पास उपलब्ध हो चुके हैं। बस आपको क्या है, तैयारी करनी है, बेहतरीन तरीके से पढ़िए और अपने आप को तैयार करिए। पहला जो प्रश्न यहाँ पर है, यहाँ दिया गया है गद्यांश, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको देने हैं। हर जगह का पैटर्न भी अलग-अलग है। आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा 9वीं और 11वीं कक्षा का कोई पैटर्न नहीं होता है। कहीं पर भी पहले गद्यांश से शुरू किया जाता है, कहीं पर एमसीक्यू से शुरू किया जाता है, कहीं पर आपके गद्यांश से एमसीक्यू पूछे जाएंगे, तो किसी ज़िले में आपसे एमसीक्यू ना पूछ करके सीधे प्रश्न ही पूछे जाएंगे। समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से मिलती है। समय की बात हो रही है। समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से मिलती है। जो लोग इस धन को संचित रीति से बरतते हैं, वे शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। इस समय संपत्ति के सदुपयोग से, यानी इस समय मतलब आज के समय की बात नहीं है, समय की बात कर रहा है। समय संपत्ति के सदुपयोग से एक जंगली मनुष्य देवता स्वरूप बन जाता है। इसी के द्वारा मूर्ख विद्वान, निर्धन धनवान और अनुभवी बन सकता है। संतोष, हर्ष या सुख तब तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता जब तक कि वे उचित तरीके से समय का सदुपयोग नहीं करता है। तो यहाँ पे सारी बातें देख रहे हो आप, समय के ऊपर ही डाली गई है। समय निसंदेह एक रत्न राशि है। समय क्या है? एक रत्न राशि है, जो कोई उसे अपरिमित और अगणित अपरिमित, ठीक है, रूप से अंधाधुंध व्यय करता है। वह दिन दिन एक अनचक रिक्त हस्त और दरिद्र होता जाता है। वह आजीवन खिन्न और समय को कोसता रहता है कि मेरा समय अच्छा नहीं चलता है, हमेशा जो है परेशान रहता है। उसका कारण क्या है कि वो समय का सदुपयोग नहीं कर रहा है। यानी कि आपके पास जो समय है, इसमें अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका रिजल्ट जो अच्छा नहीं आएगा। बाद में आप कोसोगे अपने आप को कि मैं उस समय पढ़ लिया होता तो मेरा रिजल्ट भी अच्छा आ जाता। तो इस तरह से जो है प्रश्नों को आपको समझना है। सच तो यह है कि समय का सदुपयोग करना आत्मोन्नति तथा उसे नष्ट करना एक प्रकार की आत्महत्या है। यानी कि आप जो है उन्नति करेंगे अगर समय का सदुपयोग करते हैं, या फिर अगर समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप ऐसे व्यवस्था में आ जाएंगे कि आप जो है धन भी नहीं कमा पाएंगे, आपका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आ पाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं आत्महत्या कर लूँ। यानी कि एक प्रकार की समय की जो नष्ट करना जो है उसको आत्महत्या माना जाता है। यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से कौन सी संपत्ति मिली है? तो उत्तर हो जाएगा आपका समय, क्योंकि समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर ईश्वर की ओर से मिली है। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से कौन सी संपत्ति मिली है, तो समय जो है ये सही आंसर है आपका। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया है? उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक जो है समय का सदुपयोग, ठीक है, समय का सदुपयोग जो है ये सबसे बेहतरीन इसका शीर्षक है। नेक्स्ट जो है, समय का सदुपयोग करने से क्या लाभ होता है? तो मूर्ख को विद्या मिलती है। अभी-अभी हमने पढ़ा था कि जो है मूर्ख को विद्या मिलती है। साथ ही साथ क्या हो जाता है? निर्धन को धन मिल जाता है और आत्मोन्नति भी होती है, यहाँ पे लिखा गया है। सारी चीज़ें इसमें लिखा गया है। अगर आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो देखो, मूर्ख जो है वो विद्वान बन जाता है, निर्धन जो है धनवान बन जाता है समय का सदुपयोग करने से। तो यही हमें बताना है, समय का सदुपयोग करने से क्या लाभ होगा? ये सारे लाभ होंगे। तो ये सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य का जीवन खिन्न कब रहता है? मनुष्य का जीवन खिन्न कब हो जाता है? तो अभी-अभी हमने देखा था, मनुष्य का जीवन खिन्न जब हो जाता है जब वो क्या करता है? समय का सदुपयोग नहीं करता है, तो उसका जो है जीवन खिन्न हो जाता है। वह आजीवन खिन्न और समय को कोसता रहता है। कब? जब वह जो है क्या करता है?
अंधाधुंध अपरिमित और अगणित रूप से अंधाधुंध जो है उसको व्यय करता है, खराब करता है समय का, यानी कि समय का जो दुरुपयोग करेगा वो जो है खिन्न रहेगा। तो यहाँ पे ब ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, समय निसंदेह राशि है, अभी अभी हमने बताया था समय जो है रत्न राशि है, पैराग्राफ में लिखा गया है, तो रत्न राशि जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा गया आपसे, समय का सही उपयोग जंगली मनुष्य को बना देता है, क्या बना देता है, जंगली मनुष्य को देवता बना देता है, पैराग्राफ में लिखा गया है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसे गिना नहीं जा सकता उसके लिए एक शब्द जो है गद्यांश से ढूंढ करके लिखना है, तो गद्यांश में एक शब्द अभी अभी हमने पढ़ा था अपरिमित और अगणित, तो अगणित जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। समय को नष्ट करना कैसा कृत्य है, यानी कैसा कार्य है, तो समय को नष्ट करना ऐसा कार्य है जैसे कि वो आत्महत्या है, तो एक प्रकार की ये आत्महत्या, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का मूल भाव क्या है, तो उपयुक्त गद्यांश में जो है समय के महत्व को समझाया गया है कि समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, समय के सदुपयोग से जो है आदमी मनुष्य जो है देवता बन सकता है। साथ ही साथ जो है अगर वो समय का उपयोग करेगा तो मनुष्य क्या हो जाएगा, मनुष्य की आत्मोन्नति होगी। ठीक है, इस तरह से हम बता सकते हैं, निर्धन धनवान बन जाएगा, मूर्ख विद्वान बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समय के सदुपयोग की बात जो है की गई है, तो यही इसका मूल संदेश है। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नर हो ना निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ काम करो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो, संभलो कि सुयोग ना चला जाए। सुयोग मतलब कि वो समय ना चला जाए, वो टाइम ना चला जाए, यहाँ पर भी वही बात हो रहा है। समझो जग को, ना निरा सपना, यानी कि कोई अधूरा सपना या फिर कोरा सपना नहीं है जग, जग जो है ये रंगीन सपना है। अखिलेश्वर है, अवलंबन है, प्रभु ने तुमको कर दान किए, कुछ काम करो कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो। ठीक है, नर हो ना निराश करो मन को, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय मला, यानी कि जो आपने अच्छा किया वो कब व्यर्थ हुआ है, पथ आप प्रशस्त करो अपना, नर हो ना निराश करो मन को, सब वांछित वस्तु विधान किए। तो इस तरह से जो है ये छोटा सा आपको एक पद्यांश दिया है, इसको पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर देने। प्रश्न नंबर पहला पूछा गया है, मनुष्य का जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, तो कर्म करने हेतु हुआ है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ काम करो कुछ काम करो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पूछा गया है, ईश्वर किसका सहारा बनते हैं, तो जो कर्मशील होते हैं जो काम करते रहते हैं उसका ईश्वर जो है सहारा बनते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को कौन सी विशिष्ट वस्तु दान की है, तो मनुष्य को जो ईश्वर ने विशिष्ट वस्तु दान की है वो सोचने के लिए मस्तिष्क प्रदान की है, केवल मनुष्य को ही मिला है ये मस्तिष्क सोचने के लिए। आगे बढ़ते हैं। चलने के लिए पैर तो जानवरों को भी मिले हैं, बोलने की वाणी भी जानवरों को मिली है, आपस में वो बात कर लेते हैं, काम करने के लिए हाथ भी जानवरों को मिले हुए हैं, लेकिन सोचने के लिए मस्तिष्क जो है ये केवल इंसानों के लिए ही दी गई हैं, ये अच्छी तरह से सोच पाते हैं, और जितना अच्छा सोचेंगे उतना ही उनका विकास होगा। नर को क्या नहीं होना चाहिए, तो निराश नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है। मनुष्य के अवलंबन के लिए कौन तत्पर है, तो मनुष्य के अवलंबन के लिए है ईश्वर तत्पर, तो यहाँ पे जो सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, संसार को क्या नहीं समझना चाहिए, तो संसार को निरा सपना, यानी कि सादा सपना जो है नहीं समझना चाहिए, अभी अभी हमने पढ़ा था। इसी तरह से आगे है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो नर हो ना निराश करो मन को, ये शीर्षक जो है उचित माना जाएगा इस पद्यांश का, कविता का। दुर्योग शब्द का विपरीत विपरीतार्थक शब्द जो है पद्यांश से छांट करके आपको लिखना है, इस पद्यांश से दुर्योग, दुर्योग का जो है सुयोग हो जाएगा, तो सुयोग जो है इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। उपयुक्त गद्यांश या पद्यांश में क्या संदेश निहित है, तो इस पद्यांश में कवि ने मनुष्य को कर्मठता का संदेश दिया। एक नंबर का क्वेश्चन है तो एक नंबर के हिसाब से हमने यहाँ पे आंसर दिया है एक लाइन में। यार यहाँ पे जो संदेश पूछा है ये 2 नंबर का था, तो 2 नंबर का लिए थोड़ा सा बड़ा लिखना था आपको। अपने आंसर्स को मैच कर लेना जिन बच्चों ने पेपर दे दिया है, और मुझे कमेंट कर देना का आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है। इसमें आगे जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संचार प्रक्रिया की शुरुआत खाली स्थान से होती है, तो किससे होती है, प्रेषक से होती है, संचार जो है प्रेषक से शुरुआत होती है। खास उद्देश्य या मुद्दे पर जनमत बनाने वाली पत्रकारिता खालिस्तान पत्रकारिता कहलाती है, तो उसको बोलते हैं एडवोकेसी पत्रकारिता। खास उद्देश्य या मुद्दे के लिए जो भी पत्रकारिता की जाएगी उसको एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। कृष्ण
चंदर का जन्म खालिस्तान गांव में हुआ, तो पंजाब के वजारीबाद में। ठीक है, तो आप वजारीबाद भी लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, अक महादेवी खालिस्तान आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण कवित्री थी, तो वो शेव आंदोलन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण कवित्री थी। यहाँ पे पूछा गया आलो आंधारी शब्द का अर्थ जो है क्या होता है, खालिस्तान में लिखना था तो अंधेरे का उजाला। ठीक है, अंधेरे का उजाला जो है इस शब्द का अर्थ होता है। महाराष्ट्र का खालिस्तान नृत्य अपनी अद्भुत एक ऐन्द्रिक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। यहाँ पे जो हम आंसर लिखेंगे वो हो जाएगा महाराष्ट्र का तमाशा नृत्य। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जो पूछा गया आपसे, आज़ादी के समय तक भारत में कितने रेडियो स्टेशन खुल चुके थे, तो वो 9 स्टेशन थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। समाचार संगठनों में द्वारपाल की भूमिका कौन निभाते हैं, 2 नाम लिखिए। तो वो 2 नाम होते हैं, एक तो संपादक होता है द्वारपाल, और साथ ही साथ सहायक संपादक। ठीक है, ये दोनों नाम आपको बताने हैं। अप्पू के साथ 2.5 साल स्मरण किस फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, तो पाथेर पंचाली से संबंधित है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, त्रिलोक सिंह मास्टर ने किसे पूरी स्कूल का मॉनिटर बनाया था, तो वो था मोहन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी, तो यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा कि लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास नाना बाई कला के विषय में जानने के लिए गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, चंपा पढ़ना क्यों नहीं चाहती थी, तो आंसर हो जाएगा वो सोचती थी कि पढ़ना लिखना स्वच्छंदता में बाधक है, पढ़े लिखे लोग अपनों को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए वो पढ़ना नहीं चाहती। मीरा किस धारा की महत्वपूर्ण भक्त कावित्री थी, तो सद्गुण धारा की भक्त कावित्री थी, ध्यान रखना है। वे आंखें कविता किस को केंद्र में रख करके लिखी गई हैं, तो ये किसान को केंद्र में रख कर लिखी गई हैं। सुमित्रा नंदन पंत का है, आपको पता ही होगा, किसान को केंद्र में रख के लिखी गई हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मिथिला की एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकारी का नाम क्या है, तो वो बहुत प्रसिद्ध चित्रकारी है मधुबनी चित्रकारी। बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से किस पट्टी का पता चलता है, तो खड़िया पट्टी का पता चलता है, ध्यान रखना है आपको। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ किसे कहा गया है, तो लता मंगेशकर को जो है बेजोड़ कहा गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है सीधा प्रसारण या लाइव किसे कहते हैं, तो आप जानते ही हो, किसी घटना का उसी घटना स्थल से प्रसारण करना लाइव प्रसारण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। आगे जो क्वेश्चन है आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लो, छोटे क्वेश्चंस तो मैंने बता दिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए स्पेस चाहिए था, इतना स्पेस यहाँ पे है नहीं। रजनी के चरित्र की 2 विशेषताएं क्या थी, आप बताना है। नेहरू जी के अनुसार भारत माता की जय का क्या अर्थ है। ठीक है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर क्यों कहा जाता है या क्यों कहा गया है, ये आपको बताना है। आओ मिलकर बचाएं कविता का मूल भाव क्या है। लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, कैसे होती हैं। भारत के प्रमुख लोक नृत्यों के नाम लिखने हैं, और रेगिस्तान में कुएं का निर्माण कैसे किया जाता है, ये आपको बताना है। अगले जो प्रश्न है वो 3 अंक के प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है संचार माध्यमों के प्रमुख कार्य को लिखिए, जो कि हमने अर्धवार्षिक परीक्षाओं में भी किए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन। जामुन का पेड़ पाठ के आधार पर बताइए कि यदि आप सुपरिटेंडेंट के स्थान पर होते तो क्या करते। कवित्री अक महादेव अथवा कृष्णा चंद्र का लेखक परिचय आपको देना है। भारतीय चित्रकारी के प्राचीन व नवीन स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। खंड द में पूछा गया है कटते जंगल घटता मंगल विषय पर जो है एक आलेख लिखना है। आलेख की बात हो रही है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है कि किस चीज़ को बोल रहा है आलेख। आलेख का जो है विषय अलग होता है, थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग होता है। इसी में अथवा पाठ भी दिया गया, अगर आप आलेख नहीं लिखना चाहते तो आपको क्या लिखना है, अपने विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव पर प्रतिवेदन लिखना है। तो आलेख और प्रतिवेदन आता है आपके 12वीं में भी आएगा, 11वीं में तो आप पढ़ ही रहे हो, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको। आलेख और प्रतिवेदन को अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा, ताकि आपके बोर्ड में जो है ये क्वेश्चंस दोनों आते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया आलो आंध्री, जो कि अभी हमने खालिस्तान में भरा था, रचना के आधार पर बेबी हालदार के आर्थिक और सामाजिक संघर्ष का जो है विस्तार से मूल्यांकन कीजिए। अथवा में इसी में दिया गया, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो भारत में संगीत कला का इतिहास समृद्धशाली रहा, इस पर विस्तार से अपना मत प्रकट कीजिए या विस्तार से लिखिए। निम्नलिखित गद्यांश की जो है सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो इस तरह का गद्यांश आएगा जिसकी सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। जिसमें सप्रसंग व्याख्या में क्या होगा, देखो सबसे पहले जो प्रसंग लिखोगे, प्रसंग में जो है किस चैप्टर से ये लिया गया है, ठीक है, उसके कवि कौन है,
और उसमें क्या बात कहना चाहते हैं। व्याख्या में जो है इन पंक्तियों को आपको जो है डिस्क्राइब करना है कि वो क्या कहना चाहता है, पूरी पंक्तियाँ जो यहाँ पे दी गई हैं। इस तरह से आप जो है इसका अथवा पाठ भी कर सकते हैं, इसकी भी सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये किस चैप्टर से ये आपका जो है लिया गया है पैराग्राफ, और उस चैप्टर के लेखक कौन है, और इसका कोई निहित संदेश है तो क्या है उसमें, कि जैसे किसान की बात की गई है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और जो है और बोल सकते हैं कि जैसे कि हम किस चीज़ की बात की गई, सीधी सी बात है कि उसमें किस चीज़ की बात की गई है। कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो उस पाठ का पूरा मूल भाव क्या है। तो मूल भाव एक छोटा सा होता है कि भैया इस बारे में इस पूरी कविता का माध्यम निकलता है, इस पूरे पाठ का जो है ये सार्थक अर्थ निकलता है, तो वो अर्थ जो हम बता देंगे। तो आपको पाठ का नाम और जो वहाँ के कवित्री या कवि नाम है वो लिख देना है, और साथ ही साथ जो है उसका सन्निहित संदेश, व्याख्या जो है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पंक्ति है इसको जो है समझाते हुए लिखना है कि भैया यहाँ पर क्या कहना चाहते थे कवि इस पंक्तियों के माध्यम से। तो इन पंक्तियों को समझा देना है, तो वो व्याख्या हो गई। इस तरह से आपका एक सप्रसंग व्याख्या करना है पद्यांश का। पहले तो अभी गद्यांश था, अब पद है, यानी कविता में से आएगा। तो यहाँ पर जो है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, हाथ बढ़ाए देने को कोई हाथ बढ़ाए देने को तो वह नीचे गिर जाए, और यदि मैं झुकूं मैं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झटपट जो है छीन ले से। इस तरह से जो है ये इसका आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, इसके लेखक कौन है, और जो है साथ ही साथ इस किस कविता से लिया गया है ना, इसके लेखक कौन है, किस पाठ से लिया गया है, और इसका मूल उद्देश्य क्या है। इसी में अथवा पाठ भी अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये वाला कर सकते हैं। आगे जो प्रश्न बनता है इसमें पूछा गया है, जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा की ओर से एक कार्यालय पत्र जो है प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोरा का खेड़ा भीलवाड़ा के लिए लिखी है, जिसमें कक्षा 10 के कमजोर विद्यार्थियों को गणित विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों के अध्यापन हेतु अतिरिक्त कक्षाओं का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। अथवा में यहाँ पे अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो शिक्षा निदेशक राजस्थान सरकार बीकानेर की ओर से एक पत्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर को लिखी है, जिसमें हिंदी प्रवक्ता का एक अतिरिक्त पद के अनुमोदन की सूचना दी गई हो। और यहाँ पर जो है आपका अंतिम प्रश्न जो बनता है, इसमें निबंध लिखना था, युवा शक्ति का राष्ट्र के विकास में योगदान, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, कोरोना वैश्विक महामारी, नारी शिक्षा, बदलते भारत की आवश्यकता। तो इस तरह से जो है इस प्रश्नों का स्वरूप था। जो आपने प्रश्न पत्र देखा इसको आप तैयार करिए। आपके ज़िले में बिल्कुल आ सकता है ये पेपर, जहाँ पे हुआ है वो बात अलग है। हर ज़िले का टाइम टेबल बहुत अलग है। मैं बता रहा हूँ आपके 50 ज़िले हैं, 50 ज़िले हैं, 50 ज़िलों में जो है अलग अलग पेपर आएंगे। बहुत सारे ज़िलों में सेम पेपर आ जाता है, बिल्कुल सेम टू सेम पेपर आ जाता है। जैसे कि आज किसी ज़िले में हुआ वो कल या परसों दूसरे ज़िले में आ जाएगा। आपका टाइम टेबल जो है सभी का जारी हो चुका है, ठीक है। जो टाइम टेबल है वो सभी का अलग अलग होता है, हर जिले का, ठीक है, अलग अलग है। आपको मिल चुका होगा, जिस जिले के जो विद्यार्थी हैं, उनको पता चल चुका होगा कि उनके एग्ज़ाम कब से शुरू हो रहे हैं, और जिन विद्यार्थियों के चल रहे हैं वो तो समझ ही चुके होंगे कि हमारा एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जो है 50 जिले जो आपके बने हैं, नए संभाग वगैरह जिले वगैरह, तो इसके हिसाब से इसमें टाइम टेबल हर जिले का अलग अलग होगा। और टाइम टेबल अगर हर जिले का है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पेपर सेम डे से सबका सेम हो। बोर्ड एग्ज़ाम में सबका सेम पेपर होता है, सेम डे होता है। लेकिन जो आपके बोर्ड नॉन बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं 9वीं और 11वीं के, इसमें जो है आपके पेपर अलग अलग होते हैं। 9वीं और 11वीं केवल 9th और एंड 11th के लिए, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी और भी वीडियोस उपलब्ध हैं, पिछले साल के प्रश्न पत्र भी देख लेना, उसमें से भी क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने बेहतरीन सीखा होगा, और जो है आप जो है अब तैयारी कर चुके होगे, और नहीं कर चुके हो तो करते रहिए। मैं अपने वीडियोस जो है आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ हर जिले का। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।